चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन 37 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 की सेक्शन 38 से स्टार्ट करना है। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। सेक्शन 38 ऑफ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। सेक्शन 38 में बताया गया है कटिंग ऑफ और विदहोल्डिंग एसेंशियल सप्लाई और सर्विसेज। हिंदी में भी इसका एक बार टाइटल देख लेते हैं। क्या बताया गया सेक्शन 38 में? आवश्यक प्रदाय या सेवा का बंद किया जाना या रोका जाना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो मकान मालिक है, तो जो भी आवश्यक चीजें होती हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो ऐसी आवश्यक चीजों को ना तो वो बंद कर सकता है ना उसको रोक सकता है बिना किसी कारण के। ये चीज इसमें बताई है। अगर वो रोक देगा तो क्या होगा, ये सारा चीज हमें इस सेक्शन में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो चलिए रीड करते हैं इसको, सेक्शन 38 को, कि इसमें क्या बताया गया है। देखिए मैम ये कल हो गया था सेक्शन। 38 कहाँ हुआ है? हाँ कल हो गया था मैडम। 50 रुपीज का कंपनसेशन बताया था ना कि अगर टेनेंट भी दे सकता है कल और लैंडलॉर्ड भी 37 दे पढ़ा था। सकता है। कल 37 पढ़ा नहीं था। मैडम, मेरे लाइनिंग हो रही है, आपने पढ़ा दिया। आपने तो नहीं खुद से पढ़ लिया? पता नहीं मैडम, मुझे आपने पढ़ा पक्का या याद मैंने है पढ़ा है वो। 37 लास्ट पढ़ा था अपन ने, जिसमें 112 पढ़ा था, एक 12वां अंश और एक वो पढ़ाया था। ध्यान कीजिए। हाँ तो मैडम अच्छा अच्छा, बताइए केस लिखा है आपने इसमें? ये प्रकाश केस वर्सेस नहीं लिखा लिखा है। मैडम। हाँ मैडम समझ गई मैं। ये मैंने क्या पहले सेल्फ पढ़ा होगा तो इसमें लाइनिंग है, तो आज मैंने हाँ रिवीजन किया तो इसको पढ़ लिया मैंने, जो मुझे हाँ लगा आपने पढ़ा हाँ दिया ये। हाँ। ठीक है, सॉरी तो मैम, अच्छा सॉरी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया, आज आपने पढ़ा तो आपको समझ आ गया। हाँ मैम आ गया समझ में। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट केस है, ये लिख लो। आगे से पढ़ने से कोई इशू थोड़ी है। ये वाला केस लिख लो, प्रकाश वर्सेस शिव प्रसाद 1983। प्रकाश वर्सेस शिव प्रसाद 1983 का केस है, ठीक है। और इस सेक्शन की पेनल्टी कहाँ दी है? 40 सेक्शन 43 की क्लॉज 5 में। वहीं पर ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिख के रखा है ना, वहीं पर, कि इस सेक्शन में मतलब अगर इस सेक्शन का अपराध किया तो कितनी पेनल्टी देना पड़ेगी? 43 सेक्शन 43 क्लॉज 5 में बताइए कितनी? 3 मंथ या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों। 3 मंथ का कारावास या फिर 1000 रुपए जुर्माना या दोनों। इतनी शास्ति हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, सेक्शन 39 देख लेते हैं। सेक्शन 39 आपको पढ़ना तो नहीं है ना, तो आपको तो मैंने स्किप कर दिया। सेक्शन 38 मैडम आप तो आगे पढ़ा दीजिए, पढ़ लिया मैंने सेल। ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं। ये देखिए सेक्शन 39 कंट्रोल ऑफ लेटिंग। सेक्शन 39 में क्या बताया गया है? भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण। तो इसमें ये बताया है कि कलेक्टर जो होते हैं या डेप्यूटी कलेक्टर, जिसको इस सेक्शन में क्या कहा गया है? ऑथराइज्ड ऑफिसर। मतलब आगे जहां जहां ऑथराइज्ड ऑफिसर वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है? डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है। द कलेक्टर और सच अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर एज मे बी ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ hereinafter referred to in this chapter as the authorized officer। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में आगे जहां जहां ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसका मतलब क्या है? डेप्यूटी कलेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कलेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर मींस डेप्यूटी कलेक्टर में ऑन हिज ओन मोशन, या तो खुद से अपने मतलब स्वेच्छा से, और ऑन एप्लीकेशन या फिर पार्टी की एप्लीकेशन मिलने पर, मेड टू हिम इन दिस बिहाफ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकालेंगे और उसके द्वारा रिक्वायर अ लैंडलॉर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन इन राइटिंग। लैंडलॉर्ड से ये अपेक्षा करेंगे कि वो उसे लिखित में सूचना दे इस बारे में, विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड देयरिन, ऐसे समय के अंदर जो उसमें बताया गया है आदेश में। ऑफ एनी एकोमोडेशन व्हिच हैज फॉलन वैकेंट, ऐसे किसी स्थान के बारे में जो खाली पड़ा है और इज लाइकली टू फॉल वैकेंट, या फिर जो खाली होने वाला है। तो कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर जो है वो या तो खुद से या किसी की एप्लीकेशन पर एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा लैंडलॉर्ड से रिक्वायर करेंगे कि वो ऐसे एकोमोडेशन की जो वैकेंट है या ऐसा एकोमोडेशन जो वैकेंट होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन लिखित में
कलेक्टर को, डिप्टी कलेक्टर को दे। एंड ऑल्सो रिक्वायर हिम टू लेट और नॉट टू लेट सच एकोमोडेशन, और उसको ये भी बोल सकते हैं कि इसको आप किराए पर दो या किराए पर ना दो, except in accordance with such order as he may give in accordance with the provisions of this chapter. Except in accordance with such order, ऐसे orders के सिवाय जैसा कि इस चैप्टर के अंतर्गत उन्होंने दिया है, उसके अलावा मतलब वो रिक्वायर कर सकता है कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर कि ऐसे मकान के बारे में जिसकी उसने सूचना मंगाई है, जो खाली है या खाली होने वाला है, तो उसको ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि वो उसको किराए पर दे या नहीं दे। मतलब यहाँ पे किसके पास पावर आ गया, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के पास पावर आ गया। अब किस पर्पज से, ये भी देखिए आगे एक बार फिर हिंदी में भी पढ़ लेंगे सेक्शन 39 को। कलेक्टर या ऐसा अन्य अधिकारी जो डिप्टी कलेक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे कि उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, जो इस अध्याय में इसके पश्चात प्राधिकृत अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। तो कौन जाना जाएगा प्राधिकृत अधिकारी के नाम से, डिप्टी कलेक्टर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये ब्रैकेट में दिया हुआ है। स्वप्रेरणा से या उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर, या तो खुद से ऑन इट्स ओन मोशन या फिर आवेदन पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भूस्वामी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान की जो खाली हो गया है या खाली होने की संभावना है संबंध में लिखित जानकारी ऐसे समय के भीतर जो कि उसमें उल्लिखित किया जाए दे, और उससे यह भी अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे स्थान को ऐसे आदेश जैसा कि वह इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार दे के अनुसार, ना कि अन्यथा भाड़े पर दे या भाड़े पर ना दे। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या हो रहा है, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर जो है वो ऐसे किसी मकान के बारे में जो खाली हो गया है या खाली होने की संभावना है उसके बारे में सूचना मांग रहे हैं उसके मकान मालिक से, और साथ में उसको ये आदेश देंगे कि वो उस मकान को किराए पर दे या किराए पर ना दे। अब आगे देखते हैं। If any accommodation which has fallen vacant or is likely to fall vacant is required for occupation by any person holding an office of profit under the union or state government of any person in the service of a local authority, the Madhya Pradesh Electricity Board, the Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, or such other body corporate as may be specified by the state government by a notification in the official gazette. अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई एकोमोडेशन जो खाली पड़ा हुआ है जिसकी खाली होने की संभावना है, उसको क्या बोल रहे हैं कि उसको ऐसे पर्सन्स को किराए पर देने की बात हो रही है, मतलब इन पर्सन्स को जो है किराए पर दिए जाने के लिए सूचना मंगाई गई है, जो या तो यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में है, कोई लोकल अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई मेंबर है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश का कोई मेंबर है, या कोई अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगी, तब कलेक्टर और ऑथराइज्ड ऑफिसर में सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40 within 15 days, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, within 15 days from the date of receipt of the information given by the landlord in pursuance of an order issued under subsection 1 by order allot the accommodation to any such person as may be specified by him in the order and direct the landlord to put him in possession of the accommodation, and the landlord shall place him in possession immediately if it is vacant or as soon as it becomes vacant. एक बार इसकी हिंदी में लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यदि कोई स्थान जो खाली हो गया है या जिसके खाली होने की संभावना है संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति या किसी स्थानीय प्राधिकारी, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश या ऐसे अन्य निगमित निकाय जो कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं की सेवा में कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे जाने के लिए अपेक्षित है, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 40 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 1 के अधीन जारी किए गए आदेश के अनुसरण में भूमि स्वामी द्वारा दी गई जानकारी के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर
आदेश द्वारा वह स्थान किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके द्वारा आदेश में निर्दिष्ट किया जाए आवंटित कर सकेगा, और भूमि स्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उस स्थान का कब्जा दे दे, और भूस्वामी यदि वह स्थान खाली है तो तुरंत या उसके खाली होते ही कब्जा देगा। तो इसमें क्या बताया गया है कि ये जो इंफॉर्मेशन मंगाई गई है सबसेक्शन 1 में कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर के द्वारा कि कोई मकान खाली है या खाली होने वाला, इसकी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो ये क्यों मंगाई गई है? क्योंकि इन लोगों के लिए ये मकान को किराए पर देने की बात हो रही है। कैसे? संघ या राज्य सरकार का कोई व्यक्ति है, स्थानीय प्राधिकारी का कोई मेंबर है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई मेंबर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोई मेंबर है, या बॉडी कॉर्पोरेट का कोई मेंबर है, तो इनको ये मकान देना है। तो इनको जब रिक्वायरमेंट की बात है तो कौन करवाएगा? कलेक्टर और प्राधिकृत अधिकारी, मतलब डेप्यूटी कलेक्टर। तो जो कितने दिन के अंदर फिर ऐसा इनको एक्विजिशन देना है किराए पर। तो जो ये सूचना मंगवाई गई है सबसेक्शन 1 में कि कोई मकान खाली है या नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन दे लैंडलॉर्ड सबसेक्शन 1 में। तो ऐसी सूचना जब लैंडलॉर्ड दे देगा कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर को, है ना, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर फिर कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर को एक ऑर्डर पारित करना पड़ेगा कि वो स्थान किसको देना है और कब देना है। तो इस संबंध में कितने दिन के अंदर ये ऑर्डर पास करना होगा? 15 दिन के अंदर। लेकिन अब एक प्रोविजन है, परंतु यदि भूस्वामी ने उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में दी गई जानकारी में यह कथित किया हो कि उसे स्थान की आवश्यकता अपने स्वयं के अधिभोग के लिए है, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी यदि सम्यक जांच के पश्चात उसका यह समाधान हो जाता है कि स्थान की इस प्रकार आवश्यकता है, भूस्वामी को उसे अधिभोग में रखने की अनुमति देगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि सबसेक्शन 1 में जो इन्फॉर्मेशन मंगाई है ना कलेक्टर ने, डेप्यूटी कलेक्टर ने, कि मकान खाली है या नहीं है, तो मकान मालिक ने जो है उसको इन्फॉर्मेशन तो दी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन में साथ में ये कथन भी मेंशन कर दिया कि मकान तो सर खाली है लेकिन मुझे अपने स्वयं के अधिभोग के लिए वो मकान चाहिए। कौन सा? सेक्शन 12 का वही ईएफ वाला ग्राउंड, खुद के रहने के लिए, खुद के व्यापार करने के लिए, या चैप्टर 3 के अंतर्गत सेक्शन 23 ए। ठीक है, तो अगर उसने ये कथन मेंशन कर दिया कि मुझे मकान की आवश्यकता स्वयं के अधिभोग के लिए है, तो कलेक्टर इस चीज की मतलब जांच वगैरह करवाएगा कि वाकई में जरूरी है, और अगर उसको लगता है कि हाँ सच में जरूरत है, तो फिर इस सेक्शन के अंतर्गत ये मकान भूमि स्वामी को अपने पास रखने की परमिशन दे देगा, नहीं कहेगा उसके कि भाड़े पर दीजिए, तो फिर कहेगा ठीक है आप रख जाइए। ठीक, एक और प्रोविजन जो है टाइम को लेकर के, ये जो 15 दिन की बात बताई ना, इसको लेकर के क्या बताया गया है इसमें? इसमें बताया गया है परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को वह स्थान आवंटित करते समय इस बारे में कि वह स्थान किस प्रकार के व्यक्ति को आवंटित किया जाए, भूस्वामी की इच्छाओं का जो कि उपधारा 1 के अधीन दिए गए आदेश के अनुसरण में दी गई जानकारी में उसके द्वारा प्रदर्शित की गई है यथा संभव ध्यान में रखा जाएगा। मतलब इस सेक्शन में ये कहा गया है कि यदि भले ही इस सेक्शन के अंतर्गत पूरा पावर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के पास है कि वो इन्फॉर्मेशन मंगा रहा है, फिर इन्फॉर्मेशन की डेट के बाद 15 दिन के अंदर वो किसी और पर्सन को किराए पर दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चलाएंगे। भाई किराए पर भी देंगे तो जो मकान मालिक है उसकी भी इच्छाओं का ध्यान रखा जाएगा कि भाई उसकी कोई कंडीशन तो नहीं है। हो सकता है वो मेरे जैसा जैन प्राणी हो तो कहेगा भाई मुझे ऐसे पर्सन को मकान किराए पर नहीं देना है सर जो मीट वगैरह खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं चलता है, मीट नहीं चलता है हमारे यहाँ, ड्रिंकिंग नहीं चलती, तो हम ऐसे पर्सन को नहीं दे सकते मकान। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखा जाएगा कि भूस्वामी की कोई कंडीशन है, कोई भाई कि कैसा किराएदार चाहिए, क्या हो क्या नहीं हो हमारे घर में, तो वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए ही मकान किराए पर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर देगा, ये चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, एक बार स्टेप प्रोविजन दोनों इंग्लिश में देख लेते हैं। Provided that if the landlord has in the information giving in pursuance of an order issued under subsection 1 stated that he needs the accommodation for his own occupation, the collector or the authorized officer shall be satisfied after due inquiry that the accommodation is so needed, permit the landlord to occupy the same. Simple. अगर उसको खुद के ऑफिस ओन ऑक्यूपेशन, खुद के ऑक्यूपेशन के लिए जरूरत है, तो फिर लैंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी लैंडलॉर्ड को परमिट कर देगा कि आप ही रखे रहिए। Or provided further that in allotting the accommodation to any person under this subsection, due regard will be had as far as possible to the wishes of the landlord. Landlord की विशेष का ध्यान रखा जाएगा
as regards the type of person to whom the accommodation may be allotted, कि भाई वो किस टाइप के पर्सन को अपना मकान अलॉट करवाना चाहता है, as may be indicated by him in the information given in pursuance of the order issued under subsection 1. जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन में अगर उसने ऐसी कोई इंडिकेशन दिए हैं कि भाई कैसे पर्सन को हमें मकान देना है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं इसमें सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 में क्या बताया गया है? सबसेक्शन 3 में बताया गया है if no order is passed and served upon the landlord within the period specified in subsection 2, he shall be free to let the vacant accommodation to any person। अब ये कह रहे हैं कि अगर मकान मालिक का वो जो मकान था वो सबसेक्शन 2 में बताया गया टाइम पीरियड के अंदर नहीं दिया गया, मतलब 15 डेज के अंदर, उसमें बताया ना कि लैंडलॉर्ड ने इंफॉर्मेशन जिस तारीख को दी उस तारीख से 15 दिन के अंदर अलॉट कर देना। तो अगर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर ने 15 दिन के अंदर वो मकान ऊपर बताए गए जो भी पर्सन हैं उनको नहीं अलॉट किया तो फिर मकान मालिक फ्री है कि वो अपना एकोमोडेशन किसी को भी किराए पर दे सकता है। फिर वो बाध्य नहीं है कि वो ओनली मेंबर्स को देगा। ठीक है, अगर 15 दिन का समय बीत जाता है। प्रोवाइडेड दैट इन अ केस फॉलिंग अंडर द फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 2 the period spent in an inquiry shall be excluded। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हमने सबसेक्शन 2 में जो फर्स्ट प्रोविजन पढ़ा है, फर्स्ट प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा है, ये वाला, ये उसको खुद की आवश्यकता चाहिए, आवश्यकता है मकान के लिए, तो यहाँ पर जांच करवाई है ना आरटी ने, तो वो जांच करवाएगा कि हाँ ये वाकई में उसको खुद की आवश्यकता चाहिए। तो ऐसी जांच में जो लगा समय है उस समय को 15 दिन की कालावधि में नहीं जोड़ा जाएगा, परंतु धारा 2 के प्रथम परंतु के अधीन आने वाले किसी मामले में वह कालावधि जो किसी जांच में लगी हो अपवर्जित कर दी जाएगी, है ना। तो जांच में जितना भी टाइम लगा है तो उस टाइम पीरियड को 15 डेज ऐड नहीं करेंगे, उसको एक्सक्लूड रखेंगे। अब सबसेक्शन 4 कोई डाउट तो नहीं है इस वाले प्रोविजन में, क्लियर है? यस मैम। अब सबसेक्शन 4 देखिए, कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को निवारित करने या उसका परिशोधन करने के लिए या ऐसी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए उसकी राय में युक्तियुक्त हो। तो अब ये कह रहे हैं कि जब भी ऐसा मकान के बारे में उन्होंने ऑर्डर दिया है कि भाई इनको देना है, तो हो सकता है भाई लैंडलॉर्ड जो है आनाकानी करे कि नहीं मैं नहीं दे रहा हूँ, तो फिर कहा गया है कि भाई पुलिस बल का भी प्रयोग करवा सकता है कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी, लेकिन न्यूनतम बल के साथ, है ना, जितना आवश्यक हो उतना। तो पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करवा सकेगा जैसा कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन को निवारित करने के लिए या उसका परिशोधन करने के लिए या ऐसी शक्ति के प्रभावी प्रयोग के लिए उसकी राय में युक्तियुक्त हो। मतलब उसको एग्जीक्यूशन कराना, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा, लैंडलॉर्ड ज्यादा नाटक कर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, पुलिस बल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्टिव बनता है कि क्या यहाँ पे जो आपकी हेडिंग थी वो क्या थी, कंट्रोल ऑफ लेटिंग, हाँ, कि भाड़े पर दिए जाने का नियंत्रण, या ऐसा क्वेश्चन बनेगा कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी ने जहां पर किसी लैंडलॉर्ड से कोई सूचना मांगी है वैकेंट मकान के बारे में और फिर उसने अलॉटमेंट ऑर्डर दिया है कि किसी अधिकारी को अलॉटमेंट ऑर्डर देना है और जो मकान मालिक है वो देने से मना करता है, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें आप ये वाला ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा कि पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए न्यूनतम बल का प्रयोग कर सकते हैं, ये ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। The collector or the authorized officer may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such minimum force, including police force, as may in his opinion is reasonable for securing the compliance
with or for preventing or rectifying contravention of the act or rules thereunder or for the effective exercise of such power। ठीक है ना, तो पुलिस मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए पुलिस फोर्स भी यूज कर सकती है। अब सबसेक्शन 5 देखिए, अब सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि ये जो सेक्शन है कंट्रोल ऑफ लिविंग, तो ये जो सेक्शन है ये कौन कौन से एकोमोडेशन पे लागू नहीं होगी, मतलब ऐसे कौन से मकान है जहाँ पे कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर अपना जो इस सेक्शन के अंदर का पावर है वो यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, एनी एकोमोडेशन यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस द मंथली रेंट ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 रुपीज। रेसिडेंशियल पर्पसेस वाला कोई एकोमोडेशन जिसका रेंट मंथली सिर्फ 25 रुपीज है, तो ऐसे ऐसे एकोमोडेशन को नहीं बोलेगा, है ना। ऐसा एकोमोडेशन वो किसी अधिकारी को थोड़ी अलॉट करेगा। और वन ने क्या पढ़ा है इस सेक्शन के अंदर, स्टेट और यूनियन का कोई अधिकारी है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कोई अधिकारी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो उनको थोड़ी 25 रुपए मकान किराए वाला मकान देगा, ठीक है। तो ऐसे एकोमोडेशन पे कोई पावर नहीं होगा। देन एनी एकोमोडेशन यूज फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस the monthly rent of which does not exceed 50 रुपीज। अब नॉन रेसिडेंशियल पर्पस वाला मतलब व्यापारिक पर्पस से कोई दुकान वगैरह जिसका किराया 50 रुपए तक है, तो वो वैसे मकान पे ये सेक्शन लागू नहीं होगी। देन एनी एकोमोडेशन व्हिच हैज फॉलन वैकेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्डर passed under this act for the purpose of occupation by the landlord। थर्ड वाला पॉइंट एक बार हिंदी में देखते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो भूस्वामी द्वारा अधिभोग में रखे जाने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के अनुसरण में खाली हो गया है, मतलब ऑलरेडी भूस्वामी ने उसको अपने खुद के प्रयोग के लिए खाली करवाने के लिए किसी सेक्शन में एप्लीकेशन फाइल की थी और उसके जरिए वो मकान खाली हो गया, तो उसने स्वयं के रहने के लिए करवाया है, मतलब 12 EF के अंदर या फिर 23 AB के अंदर। तो फिर ऐसे मकान के लिए यहाँ इस सेक्शन में वो ये नहीं कहेगा कि ऐसे अधिकारी को अलॉटमेंट करना है, खाली हो गया है तो आप अलॉट कर दो, है ना, या दे दीजिए मकान किराए पर, तो उसे खुद के रहने के लिए करवाया। लास्ट ग्राउंड इसका है डी वाला, एनी एकोमोडेशन बिलोंगिंग टू अ लोकल अथॉरिटी company or firm and bona fide intended solely for the occupation of its officers, servants or agents। तो सिंपल है ये वाला पॉइंट, तो कि भाई ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई स्थान है जो किसी स्थानीय प्राधिकारी का है, कंपनी का है या फर्म की संपत्ति है और अनन्यतः वो उसी के अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं के द्वारा अधिभोग में रखे जाने के लिए सद्भाविक रूप से आच्छादित हो। किसी भी फर्म की संपत्ति, कंपनी की संपत्ति जो उसी के एम्प्लॉइज के लिए है, उसी के अभिकर्ताओं, एजेंट्स के लिए है, उन्हीं के अधिभोग में है, तो उसको नहीं आ जाएंगे, मतलब कलेक्टर साहब कहेंगे भाई ये कंपनी है कोई, पता चला वो कंपनी की बिल्डिंग है, वो आ जाएंगे नहीं भाई इसको जो है खाली करो, हमें तो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी को देना है, तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो ये इन चार एकोमोडेशन पर ये सेक्शन लागू नहीं होगी। ठीक, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ओके, ये हो गई आपकी सेक्शन कौन सी, 39। अब देख लेते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 में बताया गया है अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन, स्थान का आवंटन। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, द कलेक्टर और द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल एज फॉर एज पॉसिबल allot accommodation under subsection 2 of section 39 in accordance with the following principle। कि जस्ट अभी हमने जो सेक्शन 39 पढ़ी है, सेक्शन 39 अंडर सबसेक्शन 2 मतलब 15 दिन के अंदर अंदर उसको देना है, तो कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी धारा 39 की उपधारा 2 के अधीन स्थान का आवंटन यथासंभव निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार करेगा। तो जब भी वो अलॉटमेंट करेगा तो ये जो नीचे पॉइंट्स बताए इनको ध्यान में रखते हुए करेगा, ये प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट, द एकोमोडेशन शैल बी अलॉटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब हमने पढ़ा ना कितने सारे लोग हैं, यूनियन के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, फिर मतलब वो लोकल अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि कौन सी सबसे पहले बड़े पद का जो अधिकारी पहले उसको, फिर उससे छोटे पद वाले को, फिर उससे छोटे पद वाले को, है ना। तो इन्होंने प्राथमिकता बता दी कि देखो अगर ये सबको मतलब सबको मकान चाहिए तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा पर्सन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट।
और द स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, संघ या राज्य सरकार के अधीन जो लाभ का पद धारण करते हैं ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले क्या किया जाएगा, मकान अलॉट किया जाएगा। देन उसके बाद आते हैं पर्सन इन द सर्विस ऑफ लोकल अथॉरिटी मध्य प्रदेश, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश, और अदर such other body corporate as may be specified by the state government by notification। ठीक है, ये प्रायोरिटी है, इनको आपको ऐसे याद रखना है अगर ऑब्जेक्टिव में वो पूछ ले तो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ साइड में लिख के भी रखा है, सबसे बड़े प्राधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर पहले मकान आवंटित किया जाएगा। तो जो रैंक में बड़ा है सबसे पहले उसको दिया जाता है, फिर जो उससे छोटा है उसको अलॉट होगा अगर बचा है तो, है ना। कभी भी मकान का अलॉटमेंट होता है, ये मतलब वो नहीं है जो सरकारी क्वार्टर्स है ना, एक्चुअली ये उनकी ही बात हो रही है। कभी कभी क्या होता है सरकारी क्वार्टर्स जो बने हैं तो उसमें भी अलॉटमेंट ऐसे ही होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अधिकारी बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सरकारी जो मकान है क्वार्टर्स बने हुए वो अपर्याप्त होते हैं, तो फिर बोल दिया जाता है अधिकारियों को कि आप देख लीजिए आपको कहाँ पे और मकान समझ में आ रहा है, तो वो उनको दे दिया दिलवा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए स्थान का आवंटन निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में किया जाएगा। ठीक है, पूर्विकता क्रम में किया जाएगा, तो इसको प्रायोरिटी को पूर्विकता क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति को पहले दिया जाएगा, उसके बाद आते हैं स्थानीय प्राधिकारी, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसके बाद आएगा शिक्षा वाला, उसके बाद आएगा ऐसे अन्य निगमित निकाय जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट है। ठीक, अब सेकंड क्लॉज देखिए, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, ये सब सेक्शन 2 ऐसा है, नहीं इसी का सेकंड क्लॉज है ना, ये जो प्रिंसिपल है इसी का सेकंड क्लॉज है ये। यदि स्थान संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में था तो वह उसके उत्तराधिकारी को आवंटित किया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि एकोमोडेशन ऑलरेडी पहले से ही किसी यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अंडर में था, है ना, इफ द एकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय अ पर्सन holding an office of profit for the union or the state government, it shall be allotted to the successor। तो उन्हीं के जो सक्सेसर है उन्हीं को वो मकान जाएगा, ऐसा नहीं कि फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले को वो मकान दे देंगे। अगर जैसे ऐसा होता है कि कोई क्वार्टर अगर जज को मिला है तो वो जज को ही दिया जाएगा, ना कि डॉक्टर को दे दिया जाएगा, और कोई क्वार्टर डॉक्टर्स को अलॉट है तो वहां पे डॉक्टर ही आएंगे, ऐसा नहीं कि डॉक्टर की क्वार्टर जजेस को दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो यही चीजें उन्होंने बताई है कि अगर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पास को कोई अकोमोडेशन दिया है तो वहां पे जब वो खाली करके जाएंगे तो यूनियन और स्टेट की गवर्नमेंट की ही कोई सक्सेसर आएंगे उसी रैंक की, प्रोवाइडेड दैट फॉर reasons to be recorded in writing, it may be allotted to any other person who is not a successor of the previous occupant। लेकिन परंतु एक अपवाद क्या है कि किसी अदर को अगर देना है तो दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कारण लेखबद्ध करना पड़ेगा, परंतु लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वह स्थान किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को भी आवंटित किया जा सकेगा जो पूर्व अधिभोगी का उत्तराधिकारी ना हो। अब कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई ठीक है यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय के पास वो मकान में था, अब इनका ट्रांसफर हो गया, अब दूसरा कोई अधिकारी आया जो कोई लोकल अथॉरिटी है सपोज करिए, अब वो मकान जो है इनका उत्तराधिकारी कोई नहीं आया और उसको अर्जेंट नीड है, तो कोई भी ऐसे अर्जेंट कारण है तो ऐसे जरूरत पड़ गई कि लोकल अथॉरिटी वाले को वो मकान देना पड़ा, तो कारण लिखबद्ध कर दी जाएंगे कि ऐसी क्या कंडीशन है कि इनको ये मकान अलॉट कर दिया जाए। अगर सफिशिएंट कारण लगेंगे तो वो मकान फिर जो उसका उत्तराधिकारी नहीं है उसको भी अलॉट किया जा सकता है। ठीक, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ओके, तो ये थी आपकी सेक्शन 40। अब देख लीजिए सेक्शन 48, इसकी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन से क्वेश्चन बनता है। आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध, सीधा आएगा कि आपात के दौरान स्थान के लिए विशेष उपबंध कहाँ दिए गए हैं, सेक्शन 40, 48, 41, 42, तो आपको टिक करना है सेक्शन 48। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, इंग्लिश में भी एक बार हेडिंग देख लेते हैं इसकी, स्पेशल प्रोविजन ऑफ अलॉटमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब देखिए इन दिस सेक्शन proclamation of emergency means a proclamation issued under clause 1 of article 352 of the constitution of India। यहाँ पे इमरजेंसी वही इमरजेंसी की बात हो रही है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में पढ़ते हैं। ठीक है,
352 आर्टिकल 1 में जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, उसी की बात होती है। तो जब आर्टिकल 352 कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है, तब क्या होगा? ठीक है, तो पहले तो इन्होंने प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बता दिया आपको कि कौन सी इमरजेंसी की बात हो रही है, वही कॉन्स्टिट्यूशन वाली नेशनल इमरजेंसी क्या है। सबसेक्शन 2 में देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिमेन्स इन फोर्स द मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिमेन्स इन फोर्स, तो जब तक भी जो इमरजेंसी है वो फोर्स में रहेगी, जितने समय तक भी चलेगी उतने समय तक ये जो दो पॉइंट बताए हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है ना। तो यहाँ पर बताया कि द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द मेंबर्स ऑफ द नेवल, मिलिट्री, एयर और अदर आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन और एक्टिव ड्यूटी। तो उस समय पे जितने भी हमारे तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाओं के जो फैमिली मेंबर्स हैं, या जो भी पुलिस वाले भी कुछ ड्यूटी लगती है इमरजेंसी के टाइम पे, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, या a civil government servant who during such period takes up service in the appointed forces, या फिर सिविल गवर्नमेंट का कोई सर्वेंट जिसने इमरजेंसी के टाइम पे फोर्सेस की मदद करने की सर्विस उठाई है, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स को क्या किया जाएगा? मे notwithstanding anything contained in this act be allotted accommodation at a place to be specified by the member of the said forces or the civil government servant। तब फिर ऐसी कंडीशन में ये जो मेंबर्स हैं मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल में, या ऐसे एक्टिव ड्यूटी पे जो है, या सिविल गवर्नमेंट जो इस तरीके के इमरजेंसी के टाइम पे मदद कर रहे हैं, तो ये लोग जहां बोलेंगे, जिस जगह बोलेंगे कि हमारे फैमिली मेंबर्स को यहाँ इस स्थान पे पहुंचा दिया जाए, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि ऐसे परिवारों, ऐसे लोग, मतलब ऐसे जो भी मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवल में काम करने वाले फोर्स के जो हमारे नौजवान हैं, या जो भी सिविल सर्वेंट्स जो मदद कर रहे हैं, उनकी फैमिली मेंबर्स को ऐसे स्थान पर अलॉट किया जाएगा मकान, जैसे स्थान पर ये चाह रहे हैं लोग। ठीक है, अब क्या है इसमें क्या बताया गया है? और द सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ केस में भी बाय द कलेक्टर, किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर दोनों हैं। ठीक है, बाय द कलेक्टर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द सेड प्लेस और द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर जहां जहां आ रहा है उसका मतलब क्या है? डेप्यूटी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। हाँ, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि what is the meaning of authorized officer under section 39? 39 से पढ़ा था ना authorized, 38 से पढ़ा था सॉरी, है ना। 38 के अंदर वहां से बताया गया कि इस पूरे चैप्टर में authorized officer का मतलब है डेप्यूटी कलेक्टर। If the accommodation is vacant or is likely to stay vacant, अगर वो मकान खाली है या खाली होने वाला है, and the said collector or the authorized officer as the case may be may direct the landlord to put the member of the family in whose favor the accommodation has been allotted in possession of such accommodation, and the landlord shall place such members of the family in possession thereon immediately if the accommodation is vacant or as soon as it becomes vacant। तो कुल मिलाकर इस सेक्शन में एक ही बात बोली गई है कि जो भी ये मेंबर्स हैं संघ के, नौसेना के, स्थल सेना के, वायु सेना के, या अन्य सशस्त्र बलों के सदस्य, या जो युद्ध क्षेत्र में कर्तव्यरत हो, उनके कुटुंब के सदस्यों को, या किसी असैनिक शासकीय सेवक जो ऐसी कालावधि के दौरान पूर्वोक्त बलों में सेवा में चला जाए, कुटुंब के सदस्यों को इस अधिनियम में अंतर्गत किसी बात के होते हुए भी ऐसी जगहों पर जो यथास्थिति उक्त बलों के सदस्य या असैनिक शासकीय सेवक द्वारा उल्लिखित की जाए, उक्त जगह पर अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थान दिया जा सकेगा। ठीक है, तो इनके फैमिली मेंबर्स को ऐसी जगह पे स्थान दिया जा सकेगा यदि वह स्थान खाली हो या उसके खाली होने की संभावना हो, है ना। ऐसा नहीं जबरदस्ती खाली करवा देंगे, अगर वहां पे खाली है तो, है ना। और यथास्थिति उक्त कलेक्टर या प्राधिकृत अधिकारी भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह उस कुटुंब के जिसको कि स्थान दिया गया हो सदस्यों को ऐसे स्थान का कब्जा दे दे, और भूस्वामी यदि स्थान खाली हो या जैसे ही वह खाली हो जाए तुरंत उस कुटुंब के ऐसे सदस्य को उस स्थान का कब्जा दे देगा। सिंपल है।
सबसेक्शन 3 में क्या है, किसी ऐसे व्यक्ति की अभिधृति जिसे इस धारा के अधीन स्थान दिया गया हो, आपात की उद्घोषणा के प्रवर्त न रहने की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि व्यतीत हो जाने पर समाप्त हो जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में, क्योंकि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए दिया गया था मकान, तो अब कब तक वैलिड रहेगा, कब तक किराए पर देना पड़ेगा? तो इन्होंने कहा है जैसे ही आपात की स्थिति खत्म हो जाएगी, उद्घोषणा की जाती है ना, आपने पढ़ा होगा कि आपात की उद्घोषणा जब प्रवर्त ना रह जाए, जब भी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, तो खत्म होने की तारीख से 1 वर्ष तक वो पर्सन फैमिली मेंबर्स वहां रह सकते हैं। तो 1 वर्ष तक वो वहां रह सकते हैं। जैसे ही आपात की घोषणा हो जाने की तारीख से 1 वर्ष खत्म हो जाएगा, उसके बाद मकान खाली करवाया जा सकता है। ठीक है, उसके पहले नहीं करवा सकते। ठीक। टेनेंसी ऑफ मैम आप एनी शो नहीं हो पर्सन, रहे मुझे, मैं क्यों नहीं हो रही हूँ? आप शो नहीं हो रहे। नहीं, स्क्रीन वो शो हो पता रही नहीं है, क्या आ रहा है नीचे। स्क्रीन तो शो हो रही है। चलो कोई हाँ बात नहीं, स्क्रीन तो हाँ, दिख हो रही रही है है ना। स्क्रीन। ठीक है, चलो। हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है। Tenancy of any person who has been allotted accommodation under this section shall terminate on the expiry of a period of 1 year from the date the proclamation of emergency ceases to be in force। तो ये याद रखना, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत वो पूछेंगे कि सेक्शन 40A के अंतर्गत जब इमरजेंसी की उद्घोषणा थी और किसी फैमिली मेंबर को मकान दिया गया है, तो वो कब तक वैलिड है? तो इमरजेंसी टर्मिनेट होने की तारीख से 1 ईयर तक वो वैलिड रहेगा। 1 ईयर के बाद ही मकान खाली करवाया जाएगा। ठीक है ना, मतलब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, उसकी और 1 साल देंगे, उसके बाद मकान खाली करवाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? नो मैम। चलो 41 से कल से पढ़ते हैं फिर। ओके।